समझिए कि आप एक टीचर हो, पूरे लाइफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनका फ्यूचर बनाया और एक दिन वही स्टूडेंट्स आपको क्लास से बाहर घसीटते हुए सड़क पर ले आए, आपको थप्पड़ मारे, आपके गले में बोर्ड लटका दिया जाए और हजारों लोग आपकी बेइज्जती देखकर ताली बजाएं। ये सब होता था चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान, जब माओ जेडोंग ने पूरी एक जनरेशन को आइडियोलॉजिकल वेपन बना दिया। 1966 कल्चरल रिवॉल्यूशन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। माओ को एक चीज चाहिए था, ब्लाइंड लॉयल्टी, और उस लॉयल्टी के लिए उसने चूज किया चीन का यूथ। स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग माइंड्स, इमोशनली चार्ज्ड यूथ जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो सके। माओ ने उन्हें महसूस करवाया कि वो देश के नायक हैं, क्रांति के योद्धा हैं और इसी से पैदा हुए रेड गार्ड्स। रेड गार्ड्स कोई नॉर्मल स्टूडेंट ग्रुप नहीं था, ये पॉलिटिकल मॉब्स थे। इनका काम था माओ के दुश्मनों को आइडेंटिफाई करना। और माओ के दुश्मन कौन थे? कोई भी जो इंडिपेंडेंट सोचता हो, टीचर्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, रिलीजियस लोग, पुरानी संस्कृति को मानने वाले लोग, या सिर्फ वो लोग जो माओ को परेशान करते थे। माओ ने यूथ को डायरेक्टली एनकरेज किया। उसने रैलीज की, बीजिंग में लाखों स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, हर तरफ लाल झंडे, हर तरफ स्लोगन्स और हर हाथ में एक किताब, लिटिल रेड बुक। ये बुक माओ के कोट से भरी हुई थी। स्टूडेंट्स को बोला गया था कि ये ऑलमोस्ट पवित्र है। इस किताब में हर प्रॉब्लम का आंसर था माओ और हर सवाल का आंसर भी था माओ। और धीरे धीरे माओ एक पॉलिटिकल लीडर कम और एक गॉड लाइक फिगर ज्यादा बन गया। और सबसे पहला हमला हुआ टीचर्स पर। क्यों? क्योंकि डिक्टेटर्स को पढ़े लिखे लोग खतरनाक लगते हैं। टीचर्स लॉजिक सिखाते हैं, क्वेश्चन सिखाते हैं और माओ जैसे सत्ताधारियों को प्रश्न बिल्कुल पसंद नहीं होते। चीन के स्कूल्स टॉर्चर सेंटर बनने लगे। टीचर्स को स्टेज पर खड़ा किया जाता था, उनके सिर झुकवाए जाते थे और गले में बोर्ड्स लटकाए जाते थे जिन पर लिखा होता था एनिमी ऑफ द रिवॉल्यूशन। स्टूडेंट्स उन पर चिल्लाते, उनको मारते, उन पर थूकते और ये सब पब्लिक में होता ताकि डर फैले। और दुख से कई टीचर्स इतनी ह्यूमिलिएशन हैंडल नहीं कर पाए। कुछ ने सुसाइड कर लिया, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन चलती रही। सीसीपी बोलती रही कि ये पीपल्स जस्टिस है। और सबसे खतरनाक चीज थी ब्रेन वॉशिंग। स्टूडेंट्स को कन्विंस किया गया कि वॉयलेंस पैट्रियोटिक है। अगर तुम माओ के लिए लड़ रहे हो तो कुछ भी जस्टिफाइड है। एक पूरी जनरेशन को एम्पैथी से दूर कर दिया गया। उन्हें सिखाया गया कि विचारधारा परिवार से ऊपर है और नेशन के ऊपर है माओ। और क्रांति के नाम पर क्रूरता सामान्य होता गया। बच्चे अपनी माँ बाप को रिपोर्ट करने लगे, दोस्त एक दूसरे पर शक करने लगे, हर जगह डर, हर जगह पैरानोया। चीन धीरे धीरे एक सर्वेलेंस सोसाइटी बन रहा था। कल्चरल रिवॉल्यूशन का एक काला प्रतीक था स्ट्रगल सेशंस। ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन इवेंट्स होते थे। आरोपियों को भीड़ के सामने लाया जाता, फोर्स किया जाता कन्फेस करने के लिए, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या नहीं। लोगों को घंटों तक झुकाकर खड़ा रखा जाता, मारा जाता, इंसल्ट किया जाता। कभी कभी भीड़ इतनी वायलेंट हो जाती थी कि लोग वहीं मर जाते थे। और हैरानी की बात, इस हिंसा को रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट बोला जाता था। आज दुनिया के कई डिक्टेटर्स प्रोपेगेंडा यूज करते हैं, लेकिन चीन का कल्चरल रिवॉल्यूशन दिखाता है कि प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक हो सकता है जब राज्य सीधे यूथ को रेडिकलाइज करे। माओ का फेस हर जगह था, पोस्टर्स, बैनर्स, बुक्स और गीतों में भी। लोग उसकी तस्वीर के सामने झुकते थे, उसके कोट्स याद रखते थे। ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया गया जहां माओ को क्रिटिसाइज करना इम्पॉसिबल सा हो गया। और जब किसी सोसाइटी में एक लीडर क्रिटिसिज्म से ऊपर चला जाए तो सत्ता का दुरुपयोग होता ही है। कल्चरल रिवॉल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी, ये एक कल्ट बिल्डिंग ऑपरेशन था। धीरे धीरे रेड गार्ड्स कंट्रोल से बाहर होने लगे। अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ने लगे। हिंसा शहरों तक फैल गई। पब्लिक ऑर्डर कोलैप्स होने लगा। लेकिन माओ को केओस देखने में मजा आता था, क्योंकि केओस उसके दुश्मनों को कमजोर कर रहा था। और डिक्टेटरशिप में अक्सर स्टेबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे कल्चरल रिवॉल्यूशन ने सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि चीन के हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन को भी टारगेट किया।
जब यूथ को पढ़ाई की जगह नफरत सिखाया जाता है तो क्रांति नहीं सिर्फ विनाश पैदा होता है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, बाकी का सच हम अगले एपिसोड में जानेंगे।